Students, so welcome to the session. Today we are going to discuss like some basic concepts of chemistry. In class 11th, this is the very first topic which we are going to discuss. In junior classes, we have already gone through like some concepts like atoms and molecules, atomic structure. So इस वाले चैप्टर में जो क्लास 11th का हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जिसको पॉपुलरली लोग मोल कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं, मोल कॉन्सेप्ट में मेनली क्या करना है अपने को कि आपने जो भी कॉन्सेप्ट्स जूनियर क्लासेज में एटम्स, मॉलिक्यूल्स या एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिस्कस करा था, उसका ओवरऑल आप कह सकते हैं कि एक मैथमेटिकल एनालिसिस करना है अपने को. एंड लेट मी से दिस टू यू कि क्लास 11th के फिजिकल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से या इवन एज अ होल व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक जेईई एंड नीट, तो फिजिकल केमिस्ट्री के मैक्सिमम चैप्टर्स में आपको क्या होने जा रहा है, आप कह सकते हैं कि इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा यूज है. सो इसको टॉपिक या चैप्टर कहने से ज़्यादा बेहतर है कि इसको अपन एक टूल कहें. इस टूल का यूज मोस्टली आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो चैप्टर्स हैं हमारे फिजिकल एंड इवन अप टू सम एक्सटेंट इवन इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज होता है. तो आज पहले मैं इसमें क्या डिस्कस करूंगा स्टूडेंट्स कि मोल पे जाने से पहले कुछ 2-3 ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो आपने जूनियर लेवल पे डिस्कस करा है, उसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि क्या उन बेसिक चीज़ों से भी जेई और नीट के लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं क्या, इनको अपन समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले अगर अपन बात करें टॉपिक का, तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट. स्टूडेंट मेक श्योर करें कि उनको कम से कम 1 से लेकर 30 एटॉमिक नंबर्स तक के जो लिस्ट हैं, जो अपन हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये जो लिस्ट है हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में 1 to 30 तक आपके दिमाग में रहना चाहिए. उनके एटॉमिक नंबर एंड उनके मास नंबर आपको पता होने चाहिए. अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि आपको उसका क्या एप्लीकेशन है इसके बारे में बात करते हैं. जैसे देखिए, कोई सा भी एलिमेंट अगर अपने पास है, लाइक लेट्स से कि कोई एलिमेंट x है हमारे पास, तो इस x को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपने इवन पीरियोडिक टेबल में भी देखा होगा और जनरली ऐसा अपन इवन जूनियर क्लासेज में भी करते हैं कि नीचे एक नंबर लगाते हैं n और ऊपर एक नंबर लगा देते हैं m. ये जो n होता है इसको अपन बोलते हैं एटॉमिक नंबर, इसको अपन बोलते हैं एटॉमिक नंबर. और जो m है इसको अपन बोलते हैं मास नंबर, इसको अपन बोलते हैं मास नंबर. कई बार स्टूडेंट्स इस m को एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट भी बोलते हैं. इसके बारे में अभी थोड़े टाइम में अपन समझेंगे कि इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वेट. बट अभी के लिए आप समझिए कि इफ़ वी हैव एनी एलिमेंट, 2 नंबर्स n एंड m आर देयर, दिस n विल बी नोन एज एटॉमिक नंबर एंड m इज़ द मास नंबर. एंड इट वुड बी मोर बेटर टू कॉल इट द मास नंबर. उसके पीछे का क्या सिग्निफिकेंस है ये अभी थोड़े टाइम में आपको समझ में आ जाएगा. अब देखिए, एटॉमिक नंबर जो होता है ये आपको एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर देता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को आप किसकी बात कर रहे हो, एलिमेंट की बात कर रहे हो, मतलब किसी सब्सटेंस की जो सबसे फंडामेंटल एंटिटी है उसकी बात अपन करने जा रहे हैं. कि कोई भी सब्सटेंस है, हो सकता है वो कंपाउंड के फॉर्म में हो, लेकिन जो कंपाउंड का कंपोजिशन है, जो कंपाउंड का बेसिक कंपोजिशन है वो किसके कारण है, एलिमेंट्स के कारण, जिसको अपन क्वांटिटेटिवली कई बार एटम से भी कंपेयर करते हैं. अपन ऐसा बोलते हैं एटम्स के केस में कि द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस इज द एटम. तो अगर क्वालिटेटिवली बात करें तो उसको अपन एलिमेंट बोल सकते हैं. तो ये मेरे को समझ आ गया कि कोई भी जो सब्सटेंस है उसका जो सबसे फंडामेंटल यूनिट है, मैं उसके रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ. अच्छा, तो क्या ये x एक एलिमेंट है, तो क्या ये x पार्टिकुलरली एटम को साथ साथ रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रहा है. और हमें पता है कि एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, आपको पता है कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होता है. ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वेरियस सेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, राइट.
अपन ने ये भी पहले पढ़ा हुआ है कि मैक्सिमम जो मास है आपका वो एटम का कहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है, न्यूक्लियस के पास कंसंट्रेटेड होता है। और यही कारण है कि मास नंबर को हमने किससे कंपेयर किया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से, राइट। दिस मास नंबर इज नॉट लाइक समथिंग यू आर मेजरिंग इन ग्राम और किलोग्राम, ये जस्ट एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है मास का। तो मुझे एटॉमिक नंबर ने हाथों हाथ क्या प्रोवाइड कर दिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रोवाइड कर दिया। इन द सेम वे जो मास नंबर है हमारा, ये हमें हमेशा प्रोवाइड करेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसके बारे में अपन क्यों डिस्कस कर रहे हैं, एक्चुअली जब भी आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इससे आपके बहुत सारे इन्फॉर्मेशन किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के बारे में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। जैसे सबसे पहला इन्फॉर्मेशन तो अपने को ये प्रोवाइड हो गया कि इफ़ वी आर अवेयर अबाउट द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, इफ़ वी हैव एल्यूमिनियम, नाउ वी आर अवेयर कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 13 एंड मास नंबर कितना होगा 27। तो क्या इस रिप्रेजेंटेशन से मैं चाहूँ तो ये फाइंड आउट कर सकता हूँ ना कि इस पार्टिकुलर एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो 13 है एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन आपका 27 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका 13 है एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन 27 है। सो वी कैन से कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी 27 माइनस 13 दैट इज 14। एक बात अपने को ध्यान में रखना है कि किसी भी न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा इक्वल होंगे, बिकॉज वो न्यूट्रल है। तो टोटल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इज गोइंग टू बी इक्वल। सो वी कैन से कि इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो 13 बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 13, सो इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो 13। सो सबसे पहला एप्लीकेशन तो ये आ गया कि अगर मेरे को रिप्रेजेंटेशन करने आता है एटम्स का, तो इससे मैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कैलकुलेट कर सकता हूँ। मेरे रिकमेंडेशन में अपने को थोड़ा अपना लेवल एटॉमिक लेवल से मॉलिक्यूलर लेवल पे बढ़ा के लेके जाना चाहिए, क्योंकि आगे चल के जब भी आप मोल के क्वेश्चंस करेंगे तो ऐसे बहुत सारे वेरियस क्वेश्चंस आपने देखने को मिलेंगे जहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि एक गिवन सब्सटेंस है कंपाउंड के फॉर्म में या एक मॉलिक्यूल है और उसके अंदर वो टोटल प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स आपको कैलकुलेट कराएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी रेडी रहनी चाहिए। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहीं पर कर लेता हूँ कि लेट से कि हमारे पास H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसने कहा कि आप इसके अंदर EPN फाइंड आउट करिए। तो क्या हम लोग इस पार्टिकुलर कंपाउंड को एटॉमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करके EPN फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। अपन बोलेंगे कि दिस इज 2 हाइड्रोजन देन 1 सल्फर एंड देन 4 ऑक्सीजन, राइट। सो हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन 1 1 होगा। सल्फर के लिए वी आर गोइंग टू कॉल इट 1632, दिस विल बी 816। अभी नीचे वाले नंबर्स हमेशा किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन विड बी 2 × 1 प्लस 16 प्लस 8 × 4। 1 oxygen contains 8 protons, but there are 4 oxygen atoms in this particular molecule, so अपने को 4 × 8 करना पड़ा, right? So it would be 2 plus 16 plus 32. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गया हमारे पास 50. सो वी कैन से ना कि इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 वी हैव टोटल 50 प्रोटॉन्स. नाउ इफ द प्रोटॉन्स इज 50 वी कैन से कि इलेक्ट्रॉन वुड बी 50, क्योंकि न्यूट्रल सब्सटेंस है, दोनों इक्वल हमारा होना चाहिए. अब बात करते हैं P + N का. P + N कैलकुलेट तो अपन कर ही रहे हैं, साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ से निकल के आ रहा है, वो है इसका मास नंबर. तो एटम के केस में आप उस मास नंबर को बोलते हैं एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल के केस में उसी को अपन बोल देते हैं मॉलिक्यूलर मास. कैजुअली अपन उसको मॉलिक्यूलर वेट भी बोलते हैं, लेकिन इट वुड बी रिकमेंडेड टू कॉल इट मॉलिक्यूलर मास. लेकिन अगर आप मॉलिक्यूलर वेट भी बोलोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, वही अभी थोड़े टाइम में अपन समझेंगे. तो मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास अगर फाइंड आउट करना है किसी मॉलिक्यूल का, तो ऊपर वाले नंबर्स को अपन यानी P + N का अगर समेशन कर देंगे तो हमें मॉलिक्यूलर मास पता चल जाएगा. सो इट वुड बी 2 × 1 + 32 + 4 × 16. सो 2 + 32 + 64 एंड दैट विल बी 98. और
कोई कभी भी अगर आप सिंपल बोलते हो कि P प्लस एन या मास नंबर तो 98 बोल के आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जब भी आप बोलेंगे कि सर मैं मॉलिकुलर मास को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ या मॉलिकुलर वेट को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ या एटम के केस में एटॉमिक वेट को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो अपन बोल देंगे दिस इज़ 98 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको पहले से ही जूनियर क्लासेज में है, बट मैं आपको वही बोल रहा हूँ रिपीटेडली कि पहले अपने को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि क्या इतना बेसिक चीज़ें अपने को आता है कि नहीं आता है, बिकॉज थ्रू आउट द चैप्टर आपको इसका यूज होने वाला है। ये पूरे चैप्टर में हम सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को लेकर के, तो इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है हमारा मॉलिकुलर मास एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करना। इसी जगह पे मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ सो डैट कि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। अभी जैसे देखिए लेट्स से कि उन्होंने आपको बोला कि आप O-2 के लिए इसका मास नंबर बताइए। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स कि ये आपका क्या है, आयन है। निगेटिवली चार्ज्ड आयन को अपन बोलते हैं एनायन। हमें आयन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया पहले से है कि जब भी कोई भी पार्टिकुलर एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। वैसे स्पीसीज को बोलते हैं हम लोग कटायंस, और जब आप इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं ऐसे स्पीसीज को अपन बोलते हैं एनायंस। मैंने एनायन यहाँ पे क्यों ले रखा है, अभी मैंने एटम का केस आपको बताया, फिर अभी मॉलिक्यूल का केस भी बता दिया। यहाँ एटम के केस को डिस्कस करा, मॉलिक्यूल के केस को डिस्कस करा, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द आयन एज वेल। आयन के केस में अगर बात करें तो क्या फर्क पड़ जा रहा है, ऑब्वियसली द चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी आयन और द रेडिकल इज जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के लूज या गेन होने के कारण चार्ज आया है, तो क्या मेरे P और N पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन बोलेंगे कि प्रोटॉन तो अभी भी 8 ही है ऑक्सीजन के केस में, बिकॉज ऑक्सीजन का रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करते हैं 8-16, तो प्रोटॉन 8 है और इलेक्ट्रॉन भी आपका प्रोटॉन 8 है एंड अपार्ट फ्रॉम डैट अगर अपन बात करें प्रोटॉन वुड बी 8 एंड P प्लस N इज इक्वल टू 16। ये तो हमारा फिक्स ही है, आपके चार्ज आने नहीं आने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रोटॉन हमारा 8 है एंड P प्लस N 16 है। नाउ यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 8 आ गया। अगर ये एक न्यूट्रल एटम होता उस केस में भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यही आता, एंड इवन जो आपने मास निकाला है P प्लस N करके वो भी आपका सेम आया। अब इस मास को अपन क्या बोला करेंगे, इसको बोलेंगे आयोनिक मास। तो एटम के केस में एटॉमिक मास बोलेंगे, मॉलिक्यूल के केस में मॉलिकुलर मास बोलेंगे, और आयन के केस में अपन आयनिक मास बोलेंगे। नाउ द थिंग इज कि आखिर चेंज क्या आया है, चेंज आया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। इस ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता अगर ये नॉर्मल न्यूट्रल एटम होता तो, बट द थिंग इज दैट कि नाउ दिस इज O-2, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने क्या करा है, गेन करा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने गेन करा है, सो ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी 10। सो अगर ये बेसिक कैलकुलेशंस अपने को पता है, जिसके लिए ऑब्वियसली आपको एटॉमिक नंबर्स एंड मास नंबर ध्यान में रहने चाहिए, कम से कम मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 1 से लेकर 30 तक के एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ध्यान में रहेंगे तो ये बेसिक कैलकुलेशंस हमें आएगा। इसके ऊपर फिर वो क्वेश्चंस को और कॉम्प्लिकेट करता चला जाता है, बट ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो इस वाले स्लाइड में अगर हम लोग देखें तो हमने क्या क्या बात करा, अपने को पता चला रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में। रिप्रेजेंट करने से मेरे को सब एटॉमिक पार्टिकल्स का पूरा आइडिया लग गया कि अब अगर कोई भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन हमारे पास आता है तो आई कैन फाइंड आउट द subatomic particles like electron, proton, neutron. Apart from that, proton and neutron का जो sum है वही mass number को represent करता है, तो we can find out atomic mass, molecular mass and ionic mass as well, right? Now, अभी थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बोला था कि atomic mass और atomic weight में कुछ difference है। अपन अभी definitions की कोई बात नहीं कर रहे हैं, पहले टेक्निकली चीज़ों को समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। देखिए, आप को पता है कि हाइड्रोजन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो 1-1 होता है। आपको पता है कि ऑक्सीजन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो 8-16 होता है। आपको पता है कि कार्बन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो 6-12 होता है। लेकिन आप जब पीरियोडिक टेबल देखते हैं या इवन जब भी आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि भाई हाइड्रोजन का मास क्या है, द मास ऑफ हाइड्रोजन और द मास ऑफ ऑक्सीजन और द मास ऑफ कार्बन,
तो आप देखेंगे कि हमेशा आपको जो मास नंबर है वो होल नंबर में ना हो करके डेसिमल्स में होता है, 1.008 ये मास आपको शो करेगा। ऑक्सीजन के लिए जब आप सर्च करोगे तो आएगा 15.99 समथिंग, कार्बन के लिए जब आप सर्च करोगे तो आएगा 12.01। मतलब ऐसा है कि आप कोई से भी एलिमेंट के मास को जब पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो इट इज़ ऑलवेज फ्रैक्शनल, वो कभी भी होल नंबर नहीं होगा, हमेशा फ्रैक्शनल होगा। लेकिन हमारे कैलकुलेशन में अपने ने इतने टाइम से जो भी कैलकुलेशन करा है, इवन 9th में 10th में, उस सब में हमने हाइड्रोजन को 1, ऑक्सीजन को 16 एंड कार्बन को 12 लिया है। तो आखिर ये जो फ्रैक्शनल मास आ रहा है, ये जो आपका फ्रैक्शनल एटॉमिक मास आ रहा है, इसके पीछे का क्या सिग्निफिकेंस है, इसको समझते हैं। इससे पहले एक बात और, जैसे अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में हमने जनरली हमेशा फ्रैक्शन को लेके बात करा है कि क्लोरीन 17 है और ऊपर में 35.5। अब स्टूडेंट, अगर मैं फ्रैक्शन को अज्यूम करता हूँ, फ्रैक्शन को लेके चलता हूँ और आपसे बोलूँगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, तो आप बोलोगे कि सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 18.5 होगा। जो क्या टेक्निकली सही लग रहा है? ऑब्वियसली ये टेक्निकली सही तो नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ये हमेशा क्वांटाइज्ड होने चाहिए। ये 18.5 आपका फ्रैक्शन में आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो ऑब्वियसली इम्प्रेसिव बात तो नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम है, आइए इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। नेचर में ऐसा है कि ऑलमोस्ट जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के वेरियस फॉर्म्स डिफरेंट मास के साथ भी प्रेजेंट हैं। जैसे मैंने हाइड्रोजन 1,1 की बात करा, तो आपने कभी पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1,1, 1,2 एंड 1,3, राइट? प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम। इसी तरीके से ऑक्सीजन के 2 मेजर आइसोटोप्स अपन डिफाइन करते हैं, ऑक्सीजन 816, ऑक्सीजन 818। इसके और भी आइसोटोप्स हैं, लाइक O15 भी अवेलेबल है हमारे पास, O20 भी अवेलेबल है, बट वो उतने स्टेबल नहीं है। ये इनके मेजर आइसोटोप्स हैं। कार्बन के केस में भी अपन मेजर आइसोटोप्स 612 एंड 614 की बात करते हैं। सो आई कैन से कि व्हेन लाइक set of elements having the same atomic number but different mass number, this overall the set will be known as isotopes। तो ये क्या हो गए? आइसोटोप्स हो गए। अपन बोलेंगे हाइड्रोजन के ये 3 आइसोटोप्स हैं, ऑक्सीजन के ये 2 आइसोटोप्स हैं। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, आइसोटोप सिंपली मीन्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर तो हमारा सेम रहा बट मास नंबर चेंज हो गया। मास नंबर चेंज होने का मतलब क्या हुआ? मास नंबर चेंज होने का मतलब है कि हमारा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गया। लेकिन बिकॉज आपने एटॉमिक नंबर को अभी भी वही मेंटेन कर रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वही मेंटेन कर रखा है, तो हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम रहेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ वुड बी सेम। तो आज के टाइम पे अपन चाहें तो आइसोटोप्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द सेट ऑफ एटम्स हैविंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द आइसोटोप्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज कैसे हो गया? मास आपका चेंज हुआ तो डेफिनेटली आपका डेंसिटी चेंज होगा एंड दैट इज गोना इफेक्ट द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आपका सेम है। अब होता क्या है स्टूडेंट्स कि जब भी अपन हाइड्रोजन के सैंपल की बात करते हैं या ऑक्सीजन के सैंपल की बात करते हैं कहीं पे भी, तो हमें ये आइडिया तो नहीं है कि अपन ने लिटरली उस सैंपल में क्या 1,1 ही है या 1,2 है या 1,3 है। हाइड्रोजन के सैंपल में ऑक्सीजन का सैंपल अगर आपको कहीं मिल जाता है तो हाउ यू आर गोइंग टू डिटरमाइन एंड हाउ यू आर गोइंग टू मेक श्योर कि वेदर दैट इज ऑक्सीजन 816 और ऑक्सीजन 818। सो अपन क्या करते हैं, एक एवरेज लेके चलेंगे और जब इन आइसोटोप्स के मास का एवरेज आप निकालते हैं उसी को अपन बोल देते हैं एटॉमिक वेट या फिर रिलेटिव एटॉमिक मास। इस एटॉमिक वेट को आप अगर चाहें तो बोल सकते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, और इवन यू कैन से दैट एवरेज एटॉमिक मास। हम क्या करने जा रहे हैं, सारे एटॉमिक मासेज का एवरेज ले रहे हैं, बट ये एवरेज लेना सिंपल मैथ्स के एवरेज के जैसा नहीं है। हमें परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए, उसके अबंडेंस को ध्यान में रखते हुए एवरेज निकालना पड़ेगा, है ना। अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ,
जैसे कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास ये कैसे होगा, आइए समझते हैं इसको। लेट्स से कि क्लोरीन का एग्जांपल मैं लेता हूँ जो काफ़ी पॉपुलर है। क्लोरीन 1735 वी हैव एंड द अनदर आइसोटोप इज क्लोरीन 1737, राइट। अब परसेंटेज अबंडेंस, अबंडेंस का मतलब ये होता है कि ये कितने अमाउंट में नेचर में प्रेजेंट है। तो रफली ये 75% अमाउंट में नेचर में रहता है एंड क्लोरीन 37 25% अमाउंट में नेचर में रहता है। तो हमें अब क्या करना है, इन दोनों क्लोरीन का एक मैथमेटिकल एवरेज निकालना है। अपन बोलेंगे कि फर्स्ट आइसोटोप ऑफ क्लोरीन हैविंग एटॉमिक मास 35, सेकंड हैविंग द एटॉमिक मास 37, बट आई वांट कि मैं एक बार क्लोरीन बोल के और ये रिप्रेजेंट कर दूं एक ही एटॉमिक मास जो मुझे दोनों आइसोटोप्स को मोर और लेस रिप्रेजेंट कर दे, राइट। तो इसको आप एटॉमिक मास या मास नंबर बोल दो, लेकिन जब आप एटॉमिक वेट या एवरेज एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं तो हमें परसेंटेज के टर्म्स में फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है कि कभी भी अगर आपको एवरेज एटॉमिक मास और क्या बोल सकते हैं उसको, और उसको बोल सकते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, और उसको बोल सकते हैं सबसे अच्छा एटॉमिक वेट, ये अगर फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना चाहिए, परसेंटेज अबंडेंस और उनके मास का सबमिशन ले लेना चाहिए। मतलब मेरा कहना है कि अगर इन दोनों का आपको एवरेज निकालना है तो बोलेंगे जो मास है 35 और जो आपका परसेंटेज अबंडेंस है प्लस नेक्स्ट आइसोटोप के लिए जो आपका मास है और जो आपका परसेंटेज अबंडेंस है। अगर और भी आइसोटोप्स होते तो अपन और ऐड करते चले जाते, ठीक है। और जब भी आप इसका एवरेज लेते हैं तो वही क्या करेगा, आपको एवरेज एटॉमिक मास प्रोवाइड कर देगा। तो एवरेज एटॉमिक मास के लिए हर बार फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, द एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट आइसोटोप इनटू परसेंटेज अबंडेंस, देन एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप एंड द परसेंटेज अबंडेंस एंड सो ऑन। सो ओवरऑल इसको जब भी आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2625 प्लस ये आ जाएगा आपका 2625 और ये आ जाएगा आपका 925, है ना। और आप देख सकते हैं कि ये 26.25 प्लस 9.25 आ गया। यहाँ से अगर चाहें तो अपन बोल सकते हैं कि दिस विल बी 35.5 एंड दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग क्लोरीन को हमेशा 1735.5 लिया करते हैं। हाइड्रोजन के केस में इग्नोर कर देते हैं, ऑक्सीजन के केस में डे टू डे कैलकुलेशन में इग्नोर कर देते हैं, लेकिन क्लोरीन के केस में इसीलिए नहीं इग्नोर करते स्टूडेंट क्योंकि क्लोरीन का जो दूसरा आइसोटोप 37 है वो 25% है और 25% इज लाइक कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। हाइड्रोजन में जो आपने 3 आइसोटोप्स देखे 11, 12 एंड 13, तो उसमें मेजॉरिटी 11 का है, इट इज़ अराउंड 99%, लेकिन इसमें जो दूसरा आइसोटोप है वो 25% है। सो वी कांट इग्नोर इट। इसीलिए अपन ने इवन जूनियर क्लासेज में भी डे टू डे कैलकुलेशन में क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 लेके चला है, राइट। बट आज अपने को ये समझ में आ गया कि अगर एटॉमिक मास की बात करेगा तो अपन बोलेंगे क्लोरीन हैविंग 2 आइसोटोप्स, दे हैविंग द एटॉमिक मास 35 और 37 एंड EPN अगर अपने को कैलकुलेट करने को बोलता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो मैं सिंपली क्लोरीन 35 या क्लोरीन 37 लेके सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कैलकुलेट कर दूंगा। बट अगर एवरेज एटॉमिक मास की बात करें तो हमें 35.5 लेके चलना चाहिए। तो इसको बोल देंगे एटॉमिक वेट एंड दिस इज जस्ट द एटॉमिक मास, ओके। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं। जैसे देखिए ये आपका JEE 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है और कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बिल्कुल आइसोटोप्स पे, अभी अपन ने कोई मोल का बात नहीं करा, किसी फॉर्मूला में अपन नहीं गए, इवन देन ये क्वेश्चन हमसे आराम से हो जाएगा बिल्कुल। आप देखिए ये बोल रहा है कि द एवरेज मोलर मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5। ये एवरेज मोलर मास कहने का क्या मतलब है, ये एवरेज मोलर मास एक्चुअली में इसके एवरेज एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इसने अपने को एटॉमिक वेट प्रोवाइड कर रखा है, अभी अभी हमने फाइंड आउट भी करा था एवरेज निकाल के, तो एटॉमिक वेट 35.5 प्रोवाइड कर रखा है। एंड द रेशियो ऑफ क्लोरीन 35 टू क्लोरीन 37 इन नेचुरली अकरिंग क्लोरीन इज क्लोज टू। वैसे तो अभी जस्ट पीछे वाले स्लाइड में मैंने आपको बता ही दिया कि इसका 75% अबंडेंस और इसका 25% अबंडेंस होता है, बट मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सी बात है, अपन बोलेंगे कि एटॉमिक वेट के लिए हमें वही काम करना पड़ेगा, परसेंटेज अबंडेंस और एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करके एवरेज निकालना होगा। क्या करना चाहिए,
अपने को ऐसा अज्यूम कर लेना चाहिए, कि भाई अपन मान लेते हैं कि क्लोरीन 35 का जो अबंडेंस है वो है x% एंड क्लोरीन 37 का जो अबंडेंस है वो हो जाएगा ऑब्वियसली 100 माइनस x%, हो जाएगा 100 माइनस x%। अल्टीमेटली अपन चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जो आपका एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज मोलर मास है, इसके लिए मैं क्या यूज करता, मैं यही यूज करता ना कि मास इंटू परसेंटेज अबंडेंस, तो 35 इंटू एक्स प्लस 37 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100। ओवरऑल ये एवरेज एटॉमिक मास है कितना आपके पास, देखिए ये एवरेज एटॉमिक मास है 35.5। तो क्या अगले एक्सप्रेशन में अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि 3550 100 से मल्टीप्लाई हो गया, ये आ जाएगा 35x प्लस 3700 माइनस 37x। इस जगह से अपने को पता चला कि ये अगर यहाँ पे देखें तो ये -2x हो जाएगा, इसको इधर ले आता हूँ तो 2x वुड बी 3700 माइनस 3550। ओवरऑल x आ गया अपना, इसको माइनस करेंगे तो 150 आएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, सो ओवरऑल x आ गया 75%। ये तो अपने को वैसे भी पता था और काफ़ी पॉपुलर है क्लोरीन, तो हमें आइडिया रहता ही है, बट ज़रूरी नहीं है कि हर बार क्वेश्चन क्लोरीन पे हो। तो हमें एक मैथमेटिकल अप्रोच मिल गया कि अगर वो एटॉमिक मास दे करके, एवरेज एटॉमिक मास दे करके हमसे अबंडेंस कैलकुलेट कराता है, तो अपन इस अप्रोच से अबंडेंस को कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट। तो x 75% आया, इसका मतलब है कि क्लोरीन का जो अबंडेंस है वो 75% हो गया, एंड ऑब्वियसली ये 100 माइनस 75 यानी कि 25% हो गया। तो ये आपने देखा कि ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, जहाँ पे उन्होंने हमसे परसेंटेज नहीं पूछा है, रेशियो बताइए क्लोरीन 35 और 37 का इन नेचुरली अकरिंग क्लोरीन। सो रेशियो क्या हो जाएगा, 75% और 25% का आप रेशियो ले लो, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आपका आ जाएगा 3:1। तो दोनों का जो अकरेंस है उसका रेशियो कितना आ गया, 3:1। आंसर वी वुड बी करेक्ट, ओके। अभी जैसे देखिए एक और क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, कई बार जेईई में, नीट में आइसोटोप्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इसने कहा है कि गिवन द अबंडेंस ऑफ आइसोटोप दिस एंड दिस, 3 आइसोटोप्स आयरन के लिए दे रखा है, और इन्होंने बोला कि इसके ये परसेंटेज है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, और बोल रहा है कि एटॉमिक मास बताओ आयरन का क्या होगा, एटॉमिक मास बताओ कि आयरन का क्या होगा। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर लेना चाहिए अपने को कि ये मेरे से एवरेज एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट पूछ रहा है, राइट। तो अपन बोलेंगे कि जो हमारा एवरेज एटॉमिक मास है, बहुत ही सिंपल सी बात है यार, क्या करना चाहिए हमें, परसेंटेज अबंडेंस और उसके मास का समेशन लेना चाहिए। तो परसेंटेज अबंडेंस इज 54 का 5%, तो 54 इंटू 5/100 प्लस, इसके बाद 57 के लिए आप देखिए कितना है, 90/100, एंड देन अपने पास है 56 था, तो 56 इंटू 90/100 एंड देन 57 इंटू 5/100। डजेंट मैटर उन्होंने 2 आइसोटोप दिए, 3 दिए, या जितने भी आइसोटोप्स देंगे, हम हमेशा एवरेज को इस वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन अगर यहाँ पे वो बोलता कि 3 ही आइसोटोप्स है और अगर आपको 57 का परसेंटेज नहीं भी देता, तो आप फाइंड आउट कर लेते कि तीनों मिला करके 100% होना चाहिए। तो अगर 2 का परसेंटेज पता है तो थर्ड का फाइंड आउट कर लेते हैं। ओवरऑल स्टूडेंट जब आप इसको कैलकुलेट करते हो, इट इज़ ऑल अबाउट द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ओनली। तो ये आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका आ जाता है 55.95। So answer V would be correct for this one, okay. मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसा मेरे को थोड़ा सा रिमाइंड हो रहा है कि ऐसे भी क्वेश्चंस आ रखे हैं जेईई में जहाँ पे कि उन्होंने 3 आइसोटोप्स दिए थे, और 3 आइसोटोप्स दे करके उन्होंने क्या करा कि परसेंटेज अबंडेंस पूछा, एवरेज मास प्रोवाइड कर दिया और परसेंटेज अबंडेंस पूछा। जैसे अभी अपन ने क्लोरीन के केस में निकाला, वैसे आयरन वाला केस भी आ चुका है आपके प्रीवियस ईयर में, ओके। नाउ इसके बाद स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं परसेंटेज कंपोजिशन का। परसेंटेज कंपोजिशन भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, लेकिन मैं अभी उन टॉपिक्स को डिस्कस कर रहा हूँ जहाँ मेरे को मोल में डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं होना पड़ रहा है और हम क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं।
मेरे को परसेंटेज कंपोजिशन इसलिए अभी कराना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको अब मास का आइडिया तो लग गया, आपको एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास ये सब कैलकुलेट करने आ चुका है। तो अब चाहेंगे कि हम लोग डायरेक्टली उसके बेसिस पे किस टाइप का क्वेश्चन बनता है वो समझ लेते हैं। देखिए, अगर वाटर की बात करते हैं तो इस वाटर मॉलिक्यूल में ऑब्वियसली हाइड्रोजन एटम है और ऑक्सीजन एटम है। ऐसे दिखने से लग रहा है कि हाइड्रोजन के ज़्यादा एटम्स इन्वॉल्व हैं एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो अपने को लगता है ऐसा कि हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा आएगा। लेकिन नहीं, अपने को वेट के स्केल पे, मास के स्केल पे फाइंड आउट करना है कि आपके 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में हाइड्रोजन का कितना कंट्रीब्यूशन है और ऑक्सीजन का कितना कंट्रीब्यूशन है। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला या कोई अलग से थ्योरी की ज़रूरत इसमें नहीं है। हमें सिंपल सी बात वो कह रहा है कि इस H2O में परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बता दो कि क्या होगा। और आप देखेंगे कि चैप्टर में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है परसेंटेज कंपोजिशन का। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्या मैं ऐसा सिंपली बोल सकता हूँ कि वेट ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ हाइड्रोजन बाई टोटल वेट इनटू 100। ये तो कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो बहुत ही एक जनरल सी बात है कि इस पूरे में हाइड्रोजन का परसेंटेज पूछ रहा है। तो बोलेंगे जो अमाउंट है हाइड्रोजन का वो ले लो और टोटल अमाउंट ले लो, इनटू 100 से मल्टीप्लाई करो। ओवरऑल वेट ऑफ हाइड्रोजन, हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर? 2। और हमें अभी अभी पता चला है, अपन जानते ही हैं कि जो मास है हाइड्रोजन का वो 1 होता है, तो 2 के लिए 2 इंटू 1 बाई 18 टोटल वेट आप निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। यहाँ से स्टूडेंट्स अपने को आ गया 100/9। इसको जब भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11.11%। इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितना परसेंट है? 11.11% है। ओके, देन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए मैं वापस से ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ कि जो आपका अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है बाई टोटल वेट इंटू 100, या फिर अपने को पता है कि इसमें सिर्फ यही 2 लोग हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो अगर हाइड्रोजन का परसेंटेज निकल गया तो ऑक्सीजन के लिए 100 में से माइनस कर दीजिए। बट फिर भी एक बार मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं। वेट ऑफ ऑक्सीजन वुड बी 1 ऑक्सीजन इज देयर, सो वेट ऑफ ऑक्सीजन वुड बी 16/18 इंटू 100। ओके, इसको जब भी आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 88.8888%। तो अपन चाहें तो बोल सकते हैं 88.89%। देखिए दोनों मिला के 100% हो गए। तो हमें ऐसा लग रहा था कि हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, लेकिन नहीं, बिकॉज ऑक्सीजन का मास ज़्यादा है तो इस सब्सटेंस में, इस कंपाउंड में उसका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। सो हाइड्रोजन का अबंडेंस निकल गया, ऑक्सीजन का अबंडेंस निकल गया। इसमें कहीं से कोई भी कॉम्प्लिकेटेड काम अपने को करना ही नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस होंगे परसेंटेज कंपोजिशन वाले वो ऐसे ही बनेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो थोड़ा सा वो क्या करेगा आपको, अभी अपन क्वेश्चन देखते हैं उसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी परसेंटेज कंपोजिशन में करना अपने को यही है। कुछ भी, जैसे मान लेते हैं कि अपने को सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया और बोला कि बताओ इसमें परसेंटेज सल्फर का कितना है, ऐसा बोल सकते हैं वो, तो अपन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अभी देखिए इसके बेसिस पे क्वेश्चन हम लोग चाहें तो डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे ये परसेंटेज कंपोजिशन के बेसिस पे 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर, द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग 8% सल्फर H। परसेंटेज कंपोजिशन पे बेस्ड है। ओके, देखिए अपन बोल सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है, एंड वी आर नॉट अवेयर कि कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने सल्फर है। उसने सिर्फ मुझे एक ही इंफॉर्मेशन दिया है कि 8% सल्फर है इस कंपाउंड में। ये भी नहीं पता है कि सल्फर के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल के आ रहा है, वो है मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट आपको बताना है। तो मैं ये अज्यूम करके चल सकता हूँ ना कि चाहे कितना भी कम होगा तो 1 एटम ऑफ सल्फर तो ज़रूर होगा उस सब्सटेंस के अंदर। जाहिर सी बात है, मैं सीधा बोलूँगा कि परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू, अपन बोल सकते हैं वेट ऑफ सल्फर बाय टोटल वेट इंटू 100। अब बताइए परसेंटेज ऑफ सल्फर अपने को 8 दे रखा है, वेट ऑफ सल्फर, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर आपने कितना अज्यूम करा? 1, क्योंकि मिनिमम 1 तो होगा ही वो, तो 1 इंटू 32 बाई टोटल वेट। इस सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर मास है वो मॉलिक्यूलर मास ही हमें फाइंड आउट करना है, वो मॉलिक्यूलर वेट ही अपने को पूछ रहा है। तो नीचे में मॉलिक्यूलर वेट लिख देता हूँ मैं, इंटू 100।
यहाँ से स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो मॉलिकुलर वेट है वो आ गया अपना 32/8 इंटू 100, ये 4 टाइम्स गया। वी कैन से कि द मॉलिकुलर वेट वुड बी 400 AMU। एंड आगे चल के आपको पता चलेगा कि अपन मोल के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं 400 ग्राम पर मोल, सो द आंसर वुड बी सी। तो परसेंटेज कंपोजिशन पे हमने ये एक क्वेश्चन देखा, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है हेमोग्लोबिन वाला, AIPMT में आया हुआ है। ये बोल रहा है कि ये अपने को बोल रहा है कि hemoglobin contains 0.33% of the iron by weight. The molecular weight of hemoglobin is approximately this much. The number of iron atoms present in one molecule of hemoglobin are. क्या कहना चाह रहा है ये? बोल रहा है कि यार हेमोग्लोबिन में आयरन होता है, सही बात है। कितने आयरन होता है ये आपको फाइंड आउट करके देना है। क्या हेमोग्लोबिन का फॉर्मूला अपने को पता है? बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला होता है। क्या उसका रिक्वायरमेंट भी है क्या इस क्वेश्चन में? नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिंपली क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि देखो यार कुछ भी है तो परसेंटेज ऑफ आयरन अगर मेरे को निकालना है किसी भी गिवन सब्सटेंस में, अभी के लिए हेमोग्लोबिन है, तो बोल सकता हूँ ना कि वेट ऑफ आयरन बाय टोटल वेट ऑफ दैट सब्सटेंस, टोटल वेट ऑफ दैट सब्सटेंस इनटू 100। सो परसेंटेज ऑफ आयरन कितना दे रखा है अपने को? 0.33% दे रखा है। वेट ऑफ आयरन, अपने को आयरन का एटॉमिक वेट इन्होंने कहा है 56 लेने के लिए, चलिए 56 ले लेते हैं। अब नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ एटम्स को अभी फिलहाल x मान लेते हैं, x बाई टोटल वेट। टोटल वेट का मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास 67,200 दिया है, ग्राम यहाँ पे नहीं होना चाहिए, 67,200 है, तो 67,200 इज द मॉलिक्यूलर मास। टोटल सब्सटेंस का ये वेट, आयरन का ये वेट हो गया, और जितने नंबर ऑफ आयरन एटम्स होंगे उसको x से मल्टीप्लाई कर दिया इनटू 100, राइट। नाउ इट इज़ ऑल अबाउट द मैटर ऑफ कैलकुलेशन। जब भी आप इसको कैलकुलेट करते हैं, जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो x आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 आ जाएगा। तो क्या कह सकते हैं कि पता नहीं हेमोग्लोबिन का क्या फॉर्मूला है, आई एम नॉट अवेयर, बट ये तो फिक्स है कि हेमोग्लोबिन में जो आयरन है उसके 2 एटम्स हैं, ये तो श्योर है। So we can say कि the number of iron atom present in one molecule of hemoglobin is 2। ये क्वेश्चन था। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है परसेंटेज कंपोजिशन पे। बोल रहा है कि द हाइड्रेटेड सॉल्ट दिस undergoes 55% लॉस इन वेट ऑन हीटिंग एंड बिकम एनहाइड्रस, द वैल्यू ऑफ x विल बी। ऐसे बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जो एक्चुअली में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब भी आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो आप कहलाएंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट। इसीलिए हमने कई बार आपने देखा होगा कि सॉल्ट के साथ .2H2O, .5H2O, .7H2O लगाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कॉपर सल्फेट के केस में क्या बोलते हैं, CuSO4.5H2O, सॉरी इसका आ जाता है 7H2O, सॉरी नहीं इसका आ जाएगा CuSO4.5H2O। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। किसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? जैसे NaCl की बात करें तो NaCl.2H2O, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 2 हो गया, इसने लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर रखा है। कह रहा है कि ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, इसका 55% लॉस हो जाता है वेट में जब इसको हीट करते हैं, एंड इट बिकम एनहाइड्रस। जाहिर सी बात है कि आप कोई भी हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट करोगे तो सबसे पहले उसका जो वाटर है वो रिलीज हो जाएगा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ x विल बी, NV टाइप का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे x क्या ले लूँ? जैसे मैंने कहा ना कि CuSO4 में 5 ले लिया, NaCl में 2 ले लिया, तो इस जगह पे क्या लेना चाहिए? तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल है, लेकिन क्वेश्चंस तो कोई लिमिट नहीं है उसका, क्वेश्चंस को तो वो कितने भी लेवल पे लेके जा सकता है। तो परसेंटेज वाले से ये कैसे सॉल्व होगा? हमें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि Na2SO4.XH2O, ये जो हमारा हाइड्रेटेड सॉल्ट था, इसको जब आपने हीट करा तो एनहाइड्रस सॉल्ट यानी कि Na2SO4 में कन्वर्ट हो गया होगा। एनहाइड्रस का तो मतलब यही हुआ कि नाउ देयर इज नो वाटर लेफ्ट इन द सॉल्ट। सो क्या मैं कह सकता हूँ कि इसको हीट करने से जो 55% जो लॉस हुआ है, दैट इज ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और दैट इज ड्यू टू द लॉस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर। सो मेरे को यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिल गया कि परसेंटेज ऑफ वाटर ही 55 है, और जब भी परसेंटेज ऑफ वाटर 55 है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ऊपर मैं पुट करूँगा
कि वेट ऑफ H2O बाय टोटल वेट उस सब्सटेंस का इनटू 100 इज इक्वल टू 55। नाउ वेट ऑफ H2O Na2SO4 डॉट XH2O है ये। एक H2O का मास 18 है तो XH2O का मास कितना हो जाएगा 18x बाई टोटल वेट। टोटल वेट मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल का वेट निकालना पड़ेगा। तो Na2SO4 का वेट आ जाता है स्टूडेंट्स 142 और XH2O के लिए क्या लिख दोगे 18x। तो ये आ गया इसका मॉलिक्यूलर मास 142 प्लस 18x इंटू 100 इज इक्वल टू 55 ये होगा। अब देखिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ मेरे को इसमें यही बात समझना था कि जो वेट लॉस है डैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द वाटर। आपने हीट करा है तो आपका जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो रिलीज हो गया और अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज हो गया तो मैंने वाटर का वही परसेंटेज लेके क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया। अब आगे बढ़ेंगे और अगर अपन बात करें तो इस जगह पे इन्होंने दे रखा है कि ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। फाइनली इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1800x इज इक्वल टू 55 इंटू 142 प्लस 18x। नाउ इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ कैलकुलेशन। जब आप इसको लेकर के आगे बढ़ोगे सॉल्व करोगे तो जो x का वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 आ जाएगा। तो 10 आ गया, इसका क्या मतलब है कि जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं हमारे इस सॉल्ट में वो कितने हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है इस सॉल्ट का 10 है। सो फॉर्मूला होना चाहिए Na2SO4 डॉट 10H2O। तो आपने देखा कि कैसे सिर्फ एक एटॉमिक मास के इंफॉर्मेशन से, मास अगर अपने को कैलकुलेट करने आता है तो उसके बेसिस पे ही हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, राइट। अभी अपन मोल के अंदर गए भी नहीं हैं और हमने इतने टाइप के क्वेश्चंस कर लिए। तो ओवरऑल अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं तो आज अपने को क्या पता चला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकालना फॉर एन एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना पता चल गया किसी भी एटम, मॉलिक्यूल और आयन के लिए। अगर एटम है तो एटॉमिक मास बोलेंगे, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, आयन है तो आयनिक मास बोल देंगे। वहाँ से जब अपन आगे बढ़े तो हमने सोचा कि जब अपने को मास फाइंड आउट करने आ गया है तो क्यों नहीं परसेंटेज कंपोजिशन कर लें। तो परसेंटेज कंपोजिशन के बेसिस पे आपने देखा कि हमने किस तरीके से पहले H2O का एग्जाम्पल मैंने दिया एंड देन हमने 2-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किया है। ओके, सो थैंक यू। लेट्स कंक्लूड द सेशन। थैंक यू।